तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेके। मैंने कल आपसे वादा किया था कि आज शेरू मोहम्मद असलम उर्फ शेरू का किस्सा सुनाऊंगा। बड़े अजीब अजीब किस्से और शख्स के। कई बार मैं जब उसके किस्सों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे अकेले बैठे बैठे कई बार हंसी भी आती है कि इस करैक्टर के साथ कैसे कैसे हुआ ज़िंदगी में, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। कहते हैं कि बचपन से इस शख्स की दाऊद से दुश्मनी थी। वो क्यों थी वो बताने में मैंने बहुत कोशिश की, बहुत लोगों से मिल के बातचीत करके। सब लोग मानते हैं कि इनकी 78-77 से शेरू की दाऊद और उसके भाइयों से दुश्मनी चलती आ रही थी, लेकिन उसके पीछे कारण क्या था वो किसी को बराबर पता नहीं। और दुश्मनी के चलते कई अजीबोगरीब कारनामे होते हैं, जिनमें से एक ऐसा भी था कि शेरू ने दाऊद के हेडक्वार्टर पाक मोडिया स्ट्रीट के बाहर उसके किनारे पे उस घर में जाके दाऊद के खास आदमी को मारा। इसी तरह दाऊद ने शेरू के लोगों को मारा। तो ये इनकी लड़ाई क्यों हुई कोई नहीं बता सकता, लेकिन उस लड़ाई का बहुत लंबी वो लड़ाई चली, बहुत उसमें मर्डर हुए और जिन्हों में शेरू हमेशा बच जाता रहा। नॉर्मली हमने देखा है अंडरवर्ल्ड में कि दाऊद की जिनसे दुश्मनी थी वो मारे गए, जिन लोगों ने दाऊद के लोगों को मारा। लेकिन चंद आदमी बचे होंगे जो दाऊद से दुश्मनी करके इतना लंबा समय अपनी ज़िंदगी का निकाल सके। उनमें शेरू एक है। जिसको मैं बोलता हूँ कि इज़ द लक्की सर्वाइवर। उसका कभी एनकाउंटर नहीं हो सका। जितने काम शेरू ने किए उससे आधे काम जिन लोगों ने किए उनका पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, लेकिन शेरू कभी इस किस्म के एनकाउंटर से हमेशा चुंगल में नहीं आया, बचता रहा। मर्डर किए, जेल गया, जेल से भाग जाना, पैरोल से भाग जाना, उसके बेल पे आ जाना, फिर बेल की शर्तें तोड़ के भाग जाना, पीसी पे नहीं जाना। मतलब हमेशा कानून से को तोड़ के भागता रहा और फिर भी सरवाइव किया, आज तक है वो। तो ये एक बड़ी अजीब कहानी है। उसका एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ कि उसके काम करने का तरीका ये था कि लोकल आदमी साथ में नहीं रखता था, शायद इसलिए कि उसने अपने परिवार में कुछ ऐसे मर्डर देख लिए थे जिनकी वजह से वो बहुत सतर्क रहता था, अलर्ट रहता था। उसका बाप अबू कादिये का भी अंडरवर्ल्ड के लड़ाइयों में मर्डर हुआ, गैंगस्टरिज्म में। उसके बड़े भाई का मर्डर भी एक दाऊद के करीबी आदमी ने किया। तो एक को कहीं ना कहीं उसके अंदर था कि मैं इन चीज़ों का बदला लूँगा और दाऊद से समझौता नहीं करूँगा। एक पुलिस के एसीपी हैं रिटायर्ड लोहार, एसीपी नागेश लोहार, जिन्होंने 2004 में शेरू को पकड़ा था। उनका कहना है कि जब इंटेरोगेशन में शेरू से पूछताछ हो रही थी दाऊद के साथ उसके रिश्तों की दुश्मनी की, तो उसने वहाँ पे ये क्लेम किया क्राइम ब्रांच की यूनिट 5 के सामने कि मेरे से डर के दाऊद मुंबई छोड़ के दुबई भागा। तो ये उसको क्लेम करता है शेरू। ये नागेश लोहार की वो स्टेटमेंट में है जो अखबारों में उन दिनों में छपी थी। तो मेरी नागेश लोहार से बात होती रहती है, उन्होंने कंफर्म किया कि ये बात शेरू ने कही। आप देखिए कि अपने आप को इतना बड़ा समझने वाला शख्स जो ये क्लेम करता है कि दाऊद इब्राहिम मुंबई छोड़ के भागा तो मेरी वजह से भागा। तो ये उसके दो दोस्त हुआ करते थे, छिन्नू और पप्पू। वो भी उस एरिए के बहुत बदमाश थे, जो तीनों की दोस्ती आपस में बहुत थी। तो उनके साथ लेके इसने इसका शेरू का मानना था कि उसके बड़े भाई का मर्डर जो दाऊद के लोगों ने करवाया उसका बदला लेने के लिए इसने वो स्कीम लड़ाता रहा। और इसको ये भी पता था कि मैं मारूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं। तो इसने एक बहुत चालाक बहुत था, पैसा कहाँ से निकालना कैसे निकालना उसको बहुत अच्छा आता था। तो एक दिन 85 में वो दाऊद के खिलाफ जो पठान गैंग की लड़ाई चल रही थी उसको देखते हुए, फ़ायदा उठाते हुए वो पठान गैंग के पास पहुंचता है और ये कहता है कि आपके समद खान को मारने में जो एक एक्यूज था, एक आदमी जिसने गोलियां चलाई थी समद खान पे,
वो आदमी मुझे मालूम है कहाँ बैठता है, मैं उसको मारना चाहता हूँ। तो इसने कुछ पैसे वैसे लिए होंगे या कोई और प्रॉमिस किया होगा, तो उनको बोल के कि मैं उस आदमी को समद खान, इसका कहना था कि समद खान मेरा दोस्त था, समद खान से इसकी पुरानी दोस्ती थी जब समद खान अभी अंडरवर्ल्ड में आया भी नहीं था, जब स्टूडेंट वगैरह था। तो इसने जाके दाऊद के घर के बाहर वो जो आसिफ नाम के शख्स को रात के 11:15 बजे उसको गोलियां मारी। इसके साथ इसका दोस्त था चीनू। ये दोनों ने आगे पीछे जाके उसको गोलियां मार के रात को, वो एक चाय का बाकड़ा था वहाँ अजीज टी स्टॉल करके पाक मोडिया स्ट्रीट के कॉर्नर पे, वहाँ पे वो आसिफ चाय पी रहा था। तो इस आदमी ने उसको जाके 85 में उसको गोलियां मारी। 84 में समद का मर्डर होता है और ये दाऊद के घर के बाहर जाके उस आदमी का मर्डर कराया, उसमें अरेस्ट भी हुआ। और उसके पहले इसका दोस्त था पप्पू और एक और दोस्त था, उनको दाऊद के लोगों ने 83 में मार दिया। 83 में उनका बदला लेने के लिए इसने पठान गैंग का सहारा लेके उनका नाम इस्तेमाल करके आसिफ को मारा। और उन्हीं दिनों में 83 में जब ये लड़ाई शुरू हुई तो इसने 2 आदमी यूपी से मंगवाए जो मुंबई में नए थे, कोई थोड़े बहुत पैसे दे के कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और ये सौदेबाजी तो करता था, लोगों को फ़ोन करके पूछता था बताइए किसको मारना है, मैं इतने पैसे मुझे दो, मैं आपका काम कर देता हूँ। ये लोगों की दुश्मनियों की खबर रखता था, किसकी दुश्मनी किसके साथ है, तो उनको सलाह देता था आप मारोगे तो आप जेल जाओगे, आप वो मुझे पैसा दे दो मैं आपका काम कर देता हूँ। वो 2 आदमियों की खबर दाऊद को लग गई। ये भी 83 की बात है। ये किस्सा बहुत हंसी वाला किस्सा, मैं बहुत हंसता हूँ अकेला बैठ के सुन के। तो नागपाड़ा में एक जगह थी जहाँ पे दाऊद को मालूम पड़ा कि इस फलां कमरे में शेरू ने 2 आदमी बाहर से मंगवा के रखे हैं और वो मंगवाए हैं तो जरूर कोई ना कोई वो काम करेगा, कांड करेगा। तो दाऊद ने बड़े तरीके से, उसको ये पता नहीं था कि उस कमरे में शेरू भी होगा, क्योंकि शेरू अपने लोगों के साथ नहीं रहता था, खुद कहीं और रहता था, बाहर से मंगवाए बंदों को कहीं और रखता था। तो दाऊद ने अपने 2 आदमी हथियार दे के और 50,000 रुपया कैश उस ज़माने में दे के उस कमरे में भेजा और अपने वो आदमियों को कहा कि वो जो 2 लोग बाहर से आए हैं उनको कहना है कि हम आपको सुपारी देने आए हैं, आपसे काम करवाना है, तो उससे खबर मिलेगी कि शेरू कहाँ पे है। तो वो 2 आदमी 50,000 रुपया लेके उस कमरे में जाते हैं। बाहर से आए हुए 2 आदमी उस कमरे में बैठे होते हैं। वो उनसे जब बातचीत होती है तो उनको बताया जाता है कि वालकेश्वर एरिया जो है जहाँ पे राजभवन है मुंबई का, उस एरिया में एक शख्स को जान से नहीं मारना है, उसकी हड्डी पसली तोड़नी है। तो इस किस्म का बहाना बना के उससे बात की और उसके लिए आपको ये 50,000 रुपया एडवांस दिया जाता है। आपको एडवांस में पूरा काम वो करने के बाद बाकी पैसा और मिलेगा। अब देखिए मुझे बहुत हंसी आती है सुन के। वो लोगों ने शायद 50,000 रुपया ज़िंदगी में पहली बार देखा होगा और वो बेवकूफ़ दोनों लड़के 50,000 लेके अपने हथियार साइड में रख के वो नोट गिनने लग जाते हैं वहाँ कि 50,000 पूरा भी है कि नहीं है। आधा बंडल एक आदमी गिन रहा है, आधा बंडल एक आदमी गिन रहा है। और दाऊद के लोगों ने अपने हथियार निकाले, दोनों को रूम में मार दिया। 50,000 रुपया भी लेके चले गए, उनके हथियार भी लेके चले गए। और पीछे वाले रूम में शेरू था, लेकिन वो इतना चालाक था वो नहीं निकला, उसके पास हथियार नहीं था। तभी उसको ये लगता था कि मेरे 2 आदमी बाहर वाले कमरे में हैं, कोई अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करेगा, आएगा तो ये उसको मार देंगे। तो ये बाहर निकला ही नहीं। जिस काम के लिए दाऊद के लोगों ने वो 2 लोगों को मारा, वो 2 लोगों के पीछे वाले कमरे में शेरू भी था, वो सामने नहीं आया और बच गया। इसको बोलते हैं सर्वाइवल स्किल। कुछ लोगों के नसीब में होता है सर्वाइव करना। तो ये मुझे किस्सा बहुत हंसी आती है देख के कि वो 50,000 रुपया देख के नोट गिनने के चक्कर में वो आदमी मारे गए। वो नोवाइसेस हो गए, कोई पुराने एक्सपीरियंस क्रिमिनल नहीं हो गए। तो इस किस्म के किस्से शेरू के साथ कई बार हुए। कल वाला किस्सा ही मैंने आपको सुनाया कि 15 लाख में सुपारी एक्सेप्ट कर ली, 5 लाख रुपए लेके काम भी कर दिया
और बाकी का 10 लाख मिला नहीं, वो 5 लाख आगे दे दिया। तो मर्डर भी करवा दिया, पैसे भी गए, मिला कुछ नहीं, हाथ में कुछ नहीं आया। तो ये इस किस्म से शेरू ने बहुत बार उसके साथ होता था। जब मांग के सुपारी लेता था तो आधे पचाधे पैसे मिलते थे, बाकी नहीं मिलते थे। तो उसका बदला लेने के लिए उसने फिर 85 में जो दाऊद के घर के बाहर मर्डर किया, उसमें यह आदमी पकड़ा गया। उसमें सेशन कोर्ट में इसको उम्र कैद की सज़ा होती है। और उसके बाद ये आदमी हाई कोर्ट में जाता है अपील में। एस.आर. गुप्ते वकील बहुत बड़े कामयाब एडवोकेट है क्रिमिनल के। ये वही एस.आर. गुप्ते हैं जिन्होंने एक ज़माने में वाई.सी. पवार का केस लड़ा था वर्धा भाई के खिलाफ। तो वो आदमी इनका वकील। मुझे कई बार हैरानी होती है कि इस किस्म के काम करने वाले लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं जो कई पेशियों पे अब वकील जब केस लड़ेगा एक बार तो फैसला होता नहीं, 10 बार 15 बार 20 बार जाना पड़ता है डेट पे। तो हर बार वकील तो पैसा लेगा। तो मैंने एक वकील हैं मेरे दोस्त, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मैंने उनको पूछा कि ऐसे लोग आपको पैसा कैसे देते थे? आप फ्री में केस लड़ते थे जो पैसा लेते थे? बोलते बिल्कुल लेते थे, कोई फ्री में केस नहीं लड़ता, लेकिन ऐसे लोगों से हम पैसा एडवांस में लेते थे। हर तरीके पहले उनको बोला जाता था कि जब तक मेरा पैसा नहीं आएगा मैं कोर्ट में खड़ा नहीं होऊंगा कोट पहन के। तो एडवांस पैसे मिलते थे तो हम जाते थे। तो देखिए बड़े बड़े वकील कितने केसों में, राम जेठमलानी खड़े हुए ऐसे लोगों के लिए, कितने केसों में और नामचीन वकील खड़े हुए। तो ये एक और तंत्र मंत्र है जो आने वाले किसी एपिसोड में आपको सुनाऊंगा। उसके बाद शेरू ने एक जो कल वाला किस्सा सुना है वो मर्डर करवाया। उसके बाद बेंगलौर में जाके एक मर्डर किया। उसके बाद 10 मर्डर तकरीबन इस आदमी ने वो 4-5 साल में कमिट किए। जेल में बैठ के भी वो अपना धंधा जारी रखता था। जेल में किसी तरीके से मैसेज पहुंचा के सुपारी लेना, बाहर से आदमी मंगवाना और मर्डर करवा देना, और खुद बच जाना इसलिए कि मैं तो जेल में बैठा हूँ, मुझे नहीं मालूम किसने किया क्यों किया। और उसी बीच में इसका कांटेक्ट होता है लतीफ़ जो अहमदाबाद वाला था, लतीफ़ भाई, उसके साथ। तो लतीफ़ के बहुत सारे काम शेरू ने जेल में बैठ के करवाए। गुजरात में भी जाके इसने जब बेल पे जाता था, बेल मिलती थी किसी केस में, तो गुजरात में जाके इसने लतीफ़ के लिए बहुत काम किया। वो अलग केस हैं। कानपुर में 2 केसेस इसके खिलाफ रजिस्टर्ड हुए। तो ये शेरू इतना पहुंचा हुआ आदमी था कि ये ग्राहक ढूंढ लेता था कि कहीं से भी कोई ग्राहक मिले तो उसका काम करें। तो इसने एक बार जब जेल में था, इसको पेशी के लिए वकील को पैसे के देने के लिए पैसे चाहिए थे। अब देखिए वो शख्स जो एक समय पे समद खान का दोस्त रहा, करीम लाला के पांव हाथ लगाता था, उनकी उसको याद आई पैसा मांगने के लिए। और करीम लाला के ख़ास आदमी को फ़ोन करके जेल से फ़ोन करता है, जेल से मैसेज भरवाता है, चिट्ठी लिखता है, शायद लेटर लिखी इसने कि मुझे 50,000 रुपया चाहिए, मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए, मैं जेल में हूँ। और वो आदमी कोई उसका अंडरवर्ल्ड से लेना देना नहीं, करीम लाला की फैमिली को बिलोंग करता था, तो उसको चिट्ठी लिख दी इसने 50,000 मांगने की। वो शरीफ आदमी था, वो क्राइम ब्रांच चला गया, देखिए ये शेरू मेरे से पैसे मांग रहा है 50, मैंने इससे क्या लेना देना। तो पुलिस वाले ने बोला कि इसको कोई इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, वो जेल में है, कोई नहीं देख लेगा तो उससे बात करेंगे, तो आप आराम से बैठो, कोई बात नहीं, ऐसी बातों को सीरियसली मत लो। तो कुछ दिनों के बाद यूनिट 5 क्राइम ब्रांच ने नागेश लाहौर ने शेरू को पकड़ लिया, अरेस्ट किया। उसके पास से एक देसी कट्टा मिला है, कोई इम्पोर्टेड वेपन नहीं मिली, लेकिन बड़ा पावरफुल वेपन थी वो, बहुत डेंजरस, अच्छी क्वालिटी की बनी हुई हथियार के साथ पकड़ा गया। अब शेरू की आप देखिए शरारत, उस आदमी की चालाकी को, जिस शख्स ने उसको पैसा नहीं दिया था, जिसको चिट्ठी लिखी थी, इसने पुलिस स्टेशन में वहाँ बोल दिया कि मुझे ये जो हथियार है देसी कट्टा, ये उस शख्स ने दिया है। और पुलिस ने उसको बुला लिया। वो बिजनेसमैन आदमी चला गया पुलिस क्राइम ब्रांच के ऑफिस में, बोलते आपने इसको हथियार दिया?
बोलते नहीं दिया, मेरा हथियार से लेना देना क्या है। उसने फिर वो बताया कि मेरे को इस आदमी ने मुझसे पैसा मांगा था और मैं इसकी कंप्लेंट करने भी क्राइम ब्रांच में गया था। तो नागेश लोहार ने उस क्राइम ब्रांच के ऑफिसर से बात की। उस ऑफिसर ने कंफर्म किया कि हाँ जी मेरे पास कंप्लेंट लेके आए थे, लेकिन मैंने सीरियसली नहीं लिया क्योंकि वो आदमी जेल में बैठा तो मुझे मालूम था कि वो कुछ करेगा नहीं। तो उस ऑफिसर के कहने से उस बिजनेसमैन की जान बची, नहीं तो शेरू उसको हथियार के चक्कर में उसको भी अंदर करवा देता। इतना चालाक आदमी है। तो ये पैसा लेने के लिए कोई भी तरकीब लड़ाने में यह आदमी मास्टर था। दादर पुलिस रेलवे पुलिस ने एक बार इसको कहीं से बाहर से आते हुए पकड़ दिया। उसके तभी भी इसके पास एक देसी कट्टा था, इसका साथ में एक और आदमी था दोस्त। तो जैसे ही पुलिस वालों ने इसका तलाशी लेना शुरू किया तो इसने वो रिवाल्वर निकाल के उसकी गोली चला दी एक दबा के, और वो हफड़ा दफड़ी प्लेटफॉर्म पे मच गई। लेकिन पुलिस वाले ज़्यादा थे, इसको फिर पकड़ा गया तो इसको वहाँ से अरेस्ट किया गया। फिर इसने एक साउथ बॉम्बे के बिजनेसमैन से 25 लाख रुपए की एक्सटॉर्शन मनी मांगी। वो बेल 3 बार बेल जंप किया इसने। तो उस बिजनेसमैन ने कंप्लेन किया क्राइम ब्रांच में कि इस नंबर से मुझे फ़ोन आ रहे हैं। तो वो फ़ोन पुलिस ने ट्रेस करना शुरू किया। उसकी लोकेशन बदलते बदलते पहले मुंबई से गुजरात जाती है, वहाँ से लोकेशन लीड फॉलो करते करते पुलिस वालों ने देखा कि वो गुजरात क्रॉस करके लोकेशन राजस्थान चली गई। वहाँ से ट्रैवल करते करते अल्टीमेटली 3-4 दिन के बाद वो लोकेशन कानपुर में जाके ट्रेस होती है। और मुंबई पुलिस ने सोचा कि हम यहाँ से कानपुर जाएंगे तो वहाँ से फिर वो लोकेशन चेंज कर लेगा तो पकड़ा नहीं जाएगा। तो नाम इसने अपना बताया था, मैं शेरू बोल रहा हूँ, नहीं दोगे तो मार दूंगा घर में आके घुस के तुम्हारे। तो मुंबई पुलिस ने यूपी पुलिस की एसटीएफ को इन्फॉर्म किया कि ये इस नंबर की ये लोकेशन हमें मालूम पड़ रही है, इस किस्म का आदमी है, इसको आप पकड़िए। तो लकीली गुजरात पुलिस की यूपी पुलिस की एसटीएफ को कानपुर में ये उस लोकेशन के पास पकड़ा गया 2 लोगों के साथ। फिर वहाँ से इसको पकड़ के फिर मुंबई लाया गया, वो केस इसके ऊपर चला। उसके बाद इसने पैरोल के लिए अप्लाई कर दिया कि मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पैरोल चाहिए 15 दिन की। फिर पैरोल से आके फिर भाग गया। यहाँ से बेंगलोर जाके इसने को और कांड किया कोई। बेंगलोर से फिर बॉम्बे आते हुए जब वो पुलिस पकड़ के लाई, मुंबई की पुलिस बेंगलोर गई, वहाँ से भी इसको पकड़ के लाई। लेकिन इस आदमी ने वो पूरी सज़ा एक ही केस में हुई, उस केस में जो इसने दाऊद इब्राहिम के घर के बाहर आसिफ का जो मर्डर किया था उसमें इसको सज़ा हुई। इसने पूरी उम्र कैद जो हुई थी इसको 15-14 साल की, वो इस आदमी ने सज़ा काटी। अब जेल से बाहर आके वो आदमी अपनी नई तरह से ज़िंदगी व्यतीत करने की कोशिश कर रहा है। कुछ 1-2 केसेस अभी चल रहे हैं, उनकी जजमेंट आएगी तो पता चलेगा। लेकिन अभी उसने अपना हुलिया बदल के एक शरीफाना उसने अंदाज बनाया है, दाढ़ी बढ़ा ली, मौलाना जैसी गोल टोपी रखनी शुरू करती, और बड़े लोगों से, पुराने लोग जिनसे उसने पैसे वैसे मांगे थे उनसे माफ़िया भी मांगी कि चलो मेरे से गलती हो गई। इस तरीके से अभी वो फिर सोसाइटी में, समाज में अपना, अब बच्चे बड़े हो गए, काम धंधे पर लग गए, वो भी कोई काम की तलाश में था। 2 से 1.5 साल पहले जब मैंने बताया वो शादी में कुछ कॉमन फ्रेंड्स को मिला। तो ये शेरू का किस्सा जो इतने 12-13 टोटल मर्डर्स में इन्वॉल्व, एक्सटॉर्शन के कितने केस हो गए किसी को पता नहीं। उसके बावजूद ये आदमी पुलिस से भी बचता रहा, एनकाउंटर से, और कभी अपने दुश्मनों के हाथ भी नहीं आया जो इससे इसका बदला ले सकते। तो ये उस शेरू की कहानी जो डोंगरी से शुरू होके फिर वापस डोंगरी तक ख़त्म हो जाती है। आज भी वो नागपाड़ा एरिया में कहीं रह रहा है, लेकिन आसपास के लोगों को शायद ये पूरा मालूम नहीं कि ये शख्स कौन है। तो ये शेरू की कहानी थी। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।